जय हिंद। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 1 मई 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखने वाले हैं, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी यहाँ पर मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूँ। तो पूरे वीडियो को आप सभी को ध्यानपूर्वक देखना है। अच्छा, पिछले वीडियो में दरअसल एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था। ये प्रश्न था कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के कारण भारत सरकार के द्वारा कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। अच्छा, इसको लेकर कई सारी जानकारी हमने आपको दिया था। फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करें सैन्य अभ्यास की, तो इस दिशा में सैन्य अभ्यास आक्रमण का आयोजन किया गया है। अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर था। अच्छा, जितने भी लोग पहली बार इस सीरीज से जुड़े हैं, आपको बता दूं ये सीरीज बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। नो डाउट, अगर आप बिहार में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, आप यहाँ से अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से संचालित कर सकते हैं। खास करके इस सीरीज को अगर फॉलो करेंगे तो करंट अफेयर्स कहीं से बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, ये अंदाजा आप खुद लगा पाएंगे। अच्छा, सेशन की शुरुआत करें उससे पहले बता दूं टेस्ट सीरीज जो लॉन्च हुआ था, इसमें एक ऑफर आई थी। इस ऑफर को बढ़ाकर किया गया 4 मई 2025। आप में से जितने भी अभ्यर्थी 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे यही वाला कोर्स है। आपको इस कोर्स के अंतर्गत तमाम मटेरियल तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें करंट अफेयर्स का पैकेज भी इंक्लूडेड है। जो इस सीरीज को आप देख रहे हैं, तमाम मटेरियल इसमें आपको मिल जाएगा। इसी में आपका टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया गया है, जो कि इस कूपन कोड के साथ 4 मई तक आप इसका लाभ उठाते हुए केवल 199 रुपये में ज्वाइन कर पाएंगे। ये अब तक की सबसे बड़ी छूट है, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं की परफॉर्मेंस के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड में यानी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है, और ये राज्य कौन सा है? तो अपना बिहार। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपको बता दूं यहाँ पर कि बिहार ने पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग्स और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त महाबोधि मंदिर परिसर में 375 बौद्ध भिक्षुओं द्वारा सबसे बड़े गायन कटोरे के समूह के लिए हाल ही में 27 अप्रैल 2025 को 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक प्रकार का ग्रुप में, समूह में यहाँ पर एक प्रकार से बौद्ध भिक्षुओं द्वारा यहाँ पर गायन किया गया था, और ये परफॉर्मेंस के लिए अभी हाल ही में ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में से दर्ज किया गया है, और इसका प्रमाण पत्र अभी हाल ही में नीतीश कुमार को सौंपा गया। जो यहाँ पर हमने लिखा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो प्रमाण पत्र है, जो सर्टिफिकेट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपा गया। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। एक तो अभी जो एक्चुअली बात हम कर रहे हैं कि पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो मधुबनी पेंटिंग यहाँ पर लगाई गई थी, सजाई गई थी, इसको लेकर भी मतलब यहाँ पर ये सम्मान मिला है। अच्छा, इसकी मतलब इस खेल की जो हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली में ये खेल कौन सा है जो यहाँ पर आयोजित हो रहा है पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में? दरअसल हो रहा नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत होने वाली है। देखिए, बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 से पहले यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक मील का पत्थर है, और इसी खेल को ध्यान रखते हुए यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग्स को लगाया गया है, जिसको लेकर ये अभी हाल ही में रिकॉर्ड बना है कि ये सबसे बड़ा मधुबनी पेंटिंग है पूरी दुनिया में। तो ये चीज़ें यहाँ पर समझिएगा, कंडीशन क्या है जिस वजह से ये रिकॉर्ड बना है और इसमें नाम दर्ज हुआ है। अच्छा, यहाँ पर चूंकि बात हो रही है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, बिहार के संदर्भ में आपको बता दूँ कि बिहार की मेजबानी में पहली बार, इस वाले पॉइंट को देखिएगा कि बिहार की मेजबानी में पहली बार 4 से लेकर 15 मई 2025 तक 5 जिलों में, जिनमें कि पटना, नालंदा, गया, बेगूसराय तथा भागलपुर में ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किया गया। ये फर्स्ट टाइम है जब बिहार में इतनी बड़ी प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है, और इस प्रतियोगिता का शुभंकर क्या है? तो ये गज सिंह है, जो आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, इसको लेकर बाकायदा पहले भी हमने आपको बतलाया है। दरअसल ये हाथी की शक्ति और शेर के दिल का प्रतीक है, और यह शुभंकर नालंदा और बोधगया के पाल वंश की अभिलेखीय विरासत से लिया गया है, जिसे खास करके मंदिरों और उनके स्तंभों पर उकेरा गया है, और यहीं से ये प्रेरित है गज सिंह, जो कि हाथी और शेर का एक प्रकार से मिश्रण है।
ये चीज़ें आप यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। अच्छा, बिहार की मेजबानी में बड़े प्रतियोगिता जो अभी हाल ही में आयोजित हुए हैं, खास करके खेल की बात करें तो पिछले साल आयोजित हुआ था 8वां एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी। इसका शुभंकर था गुड़िया, जो कि बिहार की राजकीय पक्षी गोरैया से प्रेरित है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में 20 से 25 मार्च तक पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में सेपक टकरा विश्व कप चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और ये दोनों प्रतियोगिता बिहार में पहली बार आयोजित हुई। अच्छा, इसका सेपक टकरा का जो खास करके जो वर्ल्ड कप चैंपियनशिप आयोजित हुआ, इसका शुभंकर था भीम और ये पशु गौर बाइसन से प्रेरित है। तो फिलहाल इतनी जानकारी यहाँ पर इस प्रश्न से हमें मिलती है, एकदम बारीकी से इस प्रकार से चेन बना के चीज़ों को आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जेलों में मुलाकातियों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के मामले में निम्न में से कौन सा राज्य देश में अव्वल रहा है। जो कैदी होते हैं उनसे मिलने के लिए जो लोग आते हैं, तो उसी के लिए यह शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जेलों में मुलाकातियों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के मामले में, अर्थात जो मुलाकात करने आते हैं बाहर से लोग, तो इस मामले में कौन सा राज्य देश में अव्वल है। अच्छा, इस मामले में नवीनतम जो आंकड़ा है उसके आधार पर बात करें तो बिहार इसमें अव्वल है। आइए चीज़ों को एकदम से डिटेल में देखते हैं, समझते हैं। फिलहाल एक प्रश्न के रूप में इसे आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब आपको बता दूं कि हालिया जारी एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जेलों में मुलाकातियों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने में बिहार इस समय देश में अव्वल है। नवीनतम डेटा की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 के दौरान बिहार की 59 जेलों में बंद कैदियों से करीब 7.21 लाख लोगों ने मुलाकात की है। 7,21,000 लोगों ने मुलाकात की है, जिसमें 99.99% मुलाकातियों की पहले से ऑनलाइन एंट्री के बाद ही जेल परिसर में एंट्री दी गई थी। मतलब समझे कि 100% तकरीबन 99.99% का पहले ऑनलाइन एंट्री हुआ, उसके बाद यहाँ पर ये उन्हें मतलब अप्रूवल मिला, उसके बाद इन्हें मतलब मिलने का मौका दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखें। अच्छा, इस रिपोर्ट में इसका भी खुलासा हुआ है कि जिनमें सबसे अधिक जो मुलाकातें हुई हैं ये पटना के बेऊर जेल में हुई है। अच्छा, इस मामले में बिहार के बाद दूसरे स्थान पर है अपना पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और कैटेगरी की अगर हम बात करें इसी मतलब प्रश्न में, तो इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कैदियों से मुलाकात के मामले में बिहार जो है ये महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद तीसरे स्थान पर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैदियों का जो मुलाकात होता है उनके परिजनों से, तो इस मामले में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, सेकंड स्थान पर है दिल्ली और अपना बिहार इस मामले में तीसरे स्थान पर है इस समय। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है कैदियों की, जेलों की, तो ऐसे में एक जानकारी हम बिहार पुलिस को लेकर अगर बात करें, जो नवीनतम डेटा अभी हाल ही में आई थी, तो वो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्तमान में बिहार में तकरीबन 2,27,000 पुलिसकर्मी है, लगभग मतलब 2,27,000 के आसपास कार्यरत है, जिनमें 29,000 से अधिक महिला पुलिसकर्मी वर्तमान में बिहार में कार्यरत है। अच्छा, 29,000 की बात करें तो ये आंकड़ा बिहार में सबसे अधिक है महिला पुलिसकर्मियों के दृष्टिकोण से किसी भी राज्य में। इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि बिहार इस समय पूरे भारत में महिला पुलिसकर्मी के संख्या में शीर्ष पर है। और ये जो डेटा है हमने आपको बतलाया था, टाटा ट्रस्ट की जो रिपोर्ट आई थी उसको लेकर जब हम डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने आपके समक्ष रखा था। आई होप ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। हम चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में एशिया क्षेत्र के लिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। अच्छा, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार का ये 36वीं वर्षगांठ है, इस अवसर पर किन्हें चुना गया है। अच्छा, यहाँ पर हमने कंडीशन आपको दिया है एशिया क्षेत्र के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर क्षेत्र यहाँ पर इंडिकेट हो तो ऐसे में आप कंफ्यूज कर सकते हैं, पूरा का पूरा जो लिस्ट है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं केवल एशिया क्षेत्र की, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बटमुंख लवनसदास, जो कि मंगोलिया के हैं। बटमुंख लवनसदास ये मंगोलिया के हैं, जो कि आपको ध्यान रखना विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, डिटेल में इसको समझते हैं। देखिए, यह पुरस्कार गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष ये दिया जाता है, अर्थात ये एक वार्षिक पुरस्कार है और इस संस्था का जो मुख्यालय है ये सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, इस पुरस्कार के बारे में आपको बता दूं, इस पुरस्कार को यानी कि ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को। अच्छा, यह पुरस्कार दुनिया के 6 भौगोलिक क्षेत्रों में से
प्रत्येक को दिया जाता है और ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। और इन 6 भौगोलिक क्षेत्रों में से दक्षिण और मध्य अमेरिका और साथ ही साथ द्वीप और द्वीप राष्ट्र, इसके अतिरिक्त एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका, ये 6 खास करके क्षेत्र इसमें शामिल हैं। 2025 के लिए जो पुरस्कारों की खास करके वितरण हुई है या फिर जो घोषणा हुआ है, आप यहाँ पर कंप्लीट सूची देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर वो चीज़ें लिखी गई है, आप लोग ध्यान रखेंगे। एक्चुअली प्रश्न में जो हमने आपसे पूछा था एशिया क्षेत्र के लिए बटमुंख लवसंदास जो कि मंगोलिया के हैं, ये चुने गए हैं। इन्हें आप यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। तो 2025 की सूची है, आप इस सूची को ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन उन सभी में से ये एशिया वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विशेष तौर पर इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 2024 को लेकर भी ये पुरस्कार को लेकर हमने जानकारी आपके समक्ष रखा था और 2024 वाला आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो चीज़ें मैं आपको बता दूँ। दरअसल 2024 में जो घोषणा हुई थी इसमें भारत से भी एक नाम था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एशिया क्षेत्र के लिए जो पुरस्कृत हुए थे ये भारत के आलोक शुक्ला थे, जो आप इन्हें यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। देखिए पिछले साल 2024 में प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला को ये पुरस्कार यानी कि भारत से एशिया क्षेत्र के लिए प्रतिष्ठित 2024 गोल्ड मैन पुरस्कार के लिए चुना गया था। इनका नाम क्या है तो आलोक शुक्ला, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, उन्होंने छत्तीसगढ़ में कोयला खदानों में 4,45,000 एकड़ के जंगल को बचाने के लिए एक अभियान का नेतृत्व किया था, जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वर्ष 2024 में। तो फिलहाल इस प्रश्न से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। आते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की मेजबानी में सुदीरमन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का आयोजन किया गया। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि चाइना में अभी हाल ही में ये आयोजित हो रहा है। अच्छा, ये प्रतियोगिता जब संपन्न होगी तो इसको लेकर डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके बीच आएगी। फिलहाल अभी जो महत्वपूर्ण जानकारी आपके बीच हमने रखा है उसे एक नज़र देख लेते हैं। देखिए, सुदीरमन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का जो आयोजन है ये चाइना की मेजबानी में जियामेन चाइना में आयोजित किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ समझिएगा, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। अभी ये जियामेन चाइना की मेजबानी में अभी आयोजित हो रहा है। आयोजन तिथि की बात करें तो 27 अप्रैल को शुरुआत हुई है, 4 मई 2025 को ये प्रतियोगिता संपन्न होगी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में आपको बतलाएंगे। प्रतियोगिता को लेकर जो पदक तालिका होगी उसको लेकर चीज़ें हम देखेंगे। फिलहाल अभी वर्तमान में बात करें तो यह इस प्रतियोगिता का 19वां संस्करण है। अच्छा, ये इससे पहले जो 18 संस्करण आयोजित हुए हैं इसको लेकर आइए कुछ चीज़ों को देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करें सुदीरमन कप की, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन मिश्रित टीम प्रतियोगिता है, यानी कि महिला और पुरुष दोनों वर्ग का यह मिश्रित टीम इवेंट है। 2023 में आयोजित इसके 18वां संस्करण का जो खिताब है ये चाइना ने दक्षिण कोरिया को हराकर रिकॉर्ड 13वीं बार अपने नाम किया था। तो एक कंक्लूजन यहाँ से निकलता है, कुल 18 संस्करण में से चाइना ने इस खिताब को 13 बार जीत चुका है। तो सबसे सफल टीम जो है इस प्रतियोगिता का वो है चाइना, ये ध्यान रखिएगा, 13 बार अपने नाम किया है। अच्छा, इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी 1989 में और उस समय दक्षिण कोरिया को हराकर इंडोनेशिया विजयी रहा था। पहला जो उद्घाटन संस्करण का खिताब है वो इंडोनेशिया ने अपने नाम किया था। अच्छा, यहाँ पर विजेताओं की बात करें हम एक नज़र में तो चाइना 13 बार जो कि सर्वाधिक है इस खिताब को जीतने के मामले में, फिर दक्षिण कोरिया 4 बार और इंडोनेशिया 1 बार। तो काउंट कर लीजिए, 13 4 17 और 1 18, तो 18 खिताब होता है कंप्लीट। 19वां संस्करण जारी है। अब इन 18 पुरस्कारों में से भारत का नाम कहीं नहीं है, तो ऐसे में ये ध्यान रखिएगा भारत इस खिताब को एक भी बार नहीं जीत पाया है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हालिया जारी विश्व सामाजिक रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 के अनुसार गरीबी कम करने में प्रगति के बावजूद वैश्विक आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा या फिर कितना हिस्सा आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहा है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार गरीबी कम होने के बावजूद या फिर गरीबी कम करने में प्रगति के बावजूद वैश्विक आबादी का कितना हिस्सा अब भी आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहा है। आई होप कि प्रश्न को आप समझ चुके हैं। तो इस रिपोर्ट के आधार पर देखें तो यहाँ पर जो डेटा कहता है तो लगभग 60% जो आबादी है अब भी ये आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहा है। अब आइए इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग
द्वारा हाल ही में 24 अप्रैल 2025 को सामाजिक प्रगति को तेज करने के लिए एक नई नीतिगत सहमति, ये इसका विषय है, सामाजिक प्रगति को तेज करने के लिए एक नई नीति की सहमति या फिर नई नीतिगत सहमति विषय यानी कि इस थीम के साथ विश्व सामाजिक रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 प्रकाशित की गई। कब? तो 24 अप्रैल 2025 को। अच्छा, इस रिपोर्ट की बात करें तो यह रिपोर्ट सामाजिक विकास से जुड़ी हुई समस्याओं को उजागर करती है, जो कि 3 सिद्धांतों जिनमें कि समानता, सभी के लिए आर्थिक सुरक्षा और सामूहिकता का या फिर इस पर ये आधारित है या फिर इन तीनों पर ये प्राथमिकता दी जाती है, जिसके आधार पर ये रिपोर्ट आती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, जो पैमाना होता है किसी भी रिपोर्ट को जारी करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले भी कई दफ़ा प्रीवियस वर्षों के प्रश्न पत्र में आपने देखा होगा इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इस रिपोर्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों की बात कर लेते हैं। देखिए, रिपोर्ट के अनुसार गरीबी कम करने में प्रगति के बावजूद आपको ध्यान रखना है कि वैश्विक आबादी का लगभग 60% जो हिस्सा है ये अब भी आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहा है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कोविड-19 साथ साथ जलवायु संकट और आर्थिक अस्थिरता ने सामाजिक विकास को वर्षों पीछे धकेल दिया है। यानी कि इसमें ऋणात्मक वृद्धि हमें देखने को मिलता है। ये मतलब कि इसमें प्रगति के बजाय इसमें यहाँ पर हमें विनाश देखने को, मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं इसमें प्रगति मतलब ऋणात्मक भी है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई एक ये वाला भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके अतिरिक्त 2/3 देशों में यानी कि पूरे विश्व में वैश्विक स्तर पर देखें तो 2/3 देशों में आय असमानता बढ़ी है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ सबसे अमीर 1% लोगों के पास वैश्विक आबादी के 95% लोगों से अधिक संपत्ति है। इस रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। तो जो 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हमने आपको बतलाया, साथ ही साथ यहाँ पर इस रिपोर्ट के पैमाने का यानी कि आधार के बारे में बतलाया है, क्या आधार है इसे जारी करने पर, किस पर आधारित है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि यहाँ पर इस प्रश्न से संबंधित है। फिलहाल अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हालिया जारी आधिकारिक व्यापार आंकड़ों के अनुसार भारत का दवा निर्यात कितना प्रतिशत बढ़ा है? जो मेडिसिन एक्सपोर्ट होता है उसको लेकर ये रिपोर्ट आया अभी हाल ही में। इस मामले में अगर हम देखें तो भारत का दवा निर्यात ये 9% का इसमें वृद्धि देखने को मिला है। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको बता दूं कि हालिया जारी आधिकारिक व्यापार आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में फार्मा निर्यात 30,467.32 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम तुलना करें तो रिपोर्ट के अनुसार यह वित्त वर्ष 23-24 के 27,851.7 मिलियन डॉलर से ये 9% अधिक है। वित्त वर्ष 23-24 में इतना था और अभी 2024-25 को लेकर इतना बतलाया गया। दोनों में तुलना करें तो इसमें 9% हमें वृद्धि देखने को मिलता है। अच्छा, एक और जानकारी अभी हाल ही में आई है। हाल ही में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च की एक नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 25-26 के लिए इस क्षेत्र में वृद्धि सालाना आधार पर 7.5% से 8% तक होगी। इसी मतलब खास करके मेडिसिन को लेकर कहा गया है, फार्मा एक्सपोर्ट को लेकर कहा गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर समझिएगा। अच्छा, बात हो रही है यहाँ पर दवाओं की। आइए इसको लेकर कुछ और जानकारी जो एक्चुअली अभी हाल ही के दिनों में बिहार के संदर्भ में हमने आपको दिया था वो देख लेते हैं। देखिए, अभी रिपोर्ट आई थी केंद्र सरकार की ड्रग्स एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल से। दरअसल इसके अनुसार आपको ध्यान रखना है कि बिहार लगातार 5वीं बार देश में दवा आपूर्ति और वितरण के क्षेत्र में पहले स्थान पर बना हुआ है। ये 5वीं बार है जब सरकारी अस्पतालों में फ्री में दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार अव्वल रहा है। दूसरे स्थान पर है राजस्थान। अच्छा, यहाँ पर मुफ्त दवाई वितरण की बात हो रही है तो दरअसल एक पॉइंट आपको बता दूं कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्य में मुफ्त दवा वितरण या फिर मुफ्त दवा नीति की जो शुरुआत हुई थी दरअसल 1 जुलाई 2006 को हुई थी। हालांकि उस समय मुफ्त दवा नीति में सिर्फ 47 प्रकार के औषधियाँ उपलब्ध थी, यानी कि 47 टाइप्स के मेडिसिन इसमें मतलब लिस्ट में रखा गया था जो सरकारी अस्पताल में फ्री में मुहैया कराया जाता था। लेकिन 2025 में जब ये नवीनतम डेटा अब निकल कर सामने आई है तो इसकी संख्या बढ़कर हो चुकी है 611। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर मतलब आंकड़े को ध्यान रखेंगे।
ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, यहाँ पर आप लोग एक अपना अनुभव शेयर कीजिएगा हमारे साथ। कई बार थोड़ा सा तबीयत खराब होता है, मतलब ठंडी खांसी जुकाम, मतलब इस तरह कुछ चीज़ें, तो बगल के हम लोग अस्पताल में या फिर मान लीजिए कोई मेडिकल स्टोर पे ही, तो मेडिकल स्टोर की हम बात नहीं करेंगे, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सरकारी अस्पताल जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसकी, तो वहाँ पर आप लोग कभी गए हैं? किस प्रकार की सुविधा मिलती है? बिहार के अलग अलग कोने से या फिर उत्तर प्रदेश आदि से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, या फिर अगर आप किसी और भी अन्य राज्य से हैं, तो कृपया आप यहाँ पर अपनी जो फीडबैक है वो हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे लगता है कि आप में से कई सारे लोग ज़रूर गए होंगे कभी ना कभी। ठीक है, हम यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, ज़रूर आप लोग हमें बताइएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये प्रश्न है कि हालिया आयोजित एशियाई योगासन चैंपियनशिप के दूसरे संस्करण की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इस प्रश्न का राइट आंसर है अपना भारत, अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, भारत यहाँ पर शीर्ष पर ही नहीं रहा, बल्कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी कायम किया है। उस चीज़ को आप यहाँ पर देखेंगे। देखिए, ये जो मेजबानी में अगर हम बात करें तो ये प्रतियोगिता भारत की मेजबानी में अभी हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुआ। प्रतियोगिता क्या है? तो एशियाई योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। और आपको ये ध्यान रखना है, यह इस प्रतियोगिता का दूसरा संस्करण है जहाँ पर 21 देशों के 200 से ज़्यादा एथलीटों ने हिस्सा लिया था। और इस प्रतियोगिता में भारत जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 83 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल अर्थात 87 मेडल जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। अपना भारत इसमें रहा प्रथम स्थान पर और एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम हुआ है। अब ये रिकॉर्ड क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, भारत तो पहले स्थान पर है, लेकिन दूसरे स्थान पर रहा जापान। अब जापान के बारे में देखिएगा कि जापान ने केवल और केवल 3 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि 3, 3, 6 और 4, 10, कुल 10 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया। आप यहाँ पर तुलना कर सकते हैं कि कहाँ 10 पदक, कहाँ पर 87 पदक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, टॉप 5 में उसके बाद यानी कि भारत और जापान के बाद क्रमशः मंगोलिया, ओमान और नेपाल शामिल रहा है। तो ये चीज़ें फिलहाल मेरे दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूसरी बार है जब इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, ये भारत की मेजबानी में आयोजित हुआ है दिल्ली में। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, ये प्रश्न है कि बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को हराकर रिकॉर्ड कौन सी बार कोपा डेल रे कप का खिताब अपने नाम किया है? ये कौन सी बार है जब बार्सिलोना ने इस खिताब को अपने नाम किया है? राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि 32वीं बार। आपको बता दूं कि स्पेन के सेविले में आयोजित कोपा डेल रे कप के फाइनल मुकाबले में बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 3-2 से हराकर खिताब को अपने नाम किया। ये जो नाम आपको दिख रहा है, ये फुटबॉल क्लब है और ये फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है, रिकॉर्ड 32वीं बार। ये आप यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और अभी मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली यानी कि थोड़ी देर पहले ही अप्रैल 2025 महीने का मंथली करंट अफेयर्स का ई बुक जो है वो लॉन्च हुआ है। आप लोग अपने कोर्स के तहत जो बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे करंट अफेयर्स वाला कोर्स लिए हैं, या फिर बीपीएससी वाला कोर्स या फिर बीपीएससी टीआरई वाला कोर्स, तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा करंट अफेयर्स का जो सेक्शन बना हुआ है उसमें मंथली करंट अफेयर्स में जाइएगा। मंथली करंट अफेयर्स में आपको 2025 वाला मंथली करंट अफेयर्स को सेलेक्ट करना है। वहाँ पर पीडीएफ का सेक्शन ऊपर पे दिखेगा, ऊपर ही रहेगा। आप वहाँ पर क्लिक करके ये अप्रैल 2025 का पूरा संग्रह आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये अप्रैल 2025 का जो मासिक करंट अफेयर्स हमने आपको दिया है उसे देख सकते हैं। पूरा का पूरा विस्तृत वर्णन, एकदम डिटेल संग्रह, जैसा आप लोग देखते हैं मतलब चैनल पे जो क्लासेज आती हैं उसी का ये संग्रह है। एकदम विस्तृत तौर पर तमाम जानकारी यहाँ पर हमने आपको दिया, चाहे वो कोई भी इवेंट हो, चाहे कोई भी घटना हो, कोई भी खबर हो, एकदम पूरा का पूरा विस्तृत ब्यौरा आपको इसमें मिल जाएगा। अच्छा, ये आप यहाँ पर पीडीएफ को देख रहे हैं। चलिए मैं डायरेक्ट इस पीडीएफ का एकदम बॉटम पे चलता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि इसमें कितने पेज हैं, आप यहाँ पर इन सभी को देख पाएंगे। तो कुल मिला के इसमें आपको मिल जाते हैं 63 पेज। तो कुल पूरा जो पीडीएफ है वो इसी तरह का है। अप्रैल 2025 का ये संग्रह है। जो लोग ऑलरेडी कोर्स लिए हुए हैं आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, अप्रैल 2025 में प्रश्न जो बने थे कितनी है वो मैं एक बार देख लूँ, मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं है। 277 क्वेश्चन इसमें है, तो समझ लीजिए कितना ये इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। अच्छा, इसमें पूरा का पूरा जो संग्रह है डिटेल में दिया गया, आप यहाँ पर एकदम से देख सकते हैं। तो जो लोग इच्छुक हैं जरूर इसको ले सकते हैं, एप्लीकेशन के माध्यम से आप जरूर बाय कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अगला हमारा नवा प्रश्न है कि डॉक्टर ए जय तिलक को हाल ही में केरल के 50वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बताएं कि बिहार के मुख्य सचिव कौन है?
तो वर्तमान में बिहार के मुख्य सचिव हैं अमृतलाल मीणा। ये बातें आप लोगों को मालूम होगा। अच्छा, आपको बता दूं कि 1991 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जयललित यानी कि ए जयललित को केरल का 50वां मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, जिन्हें आप यहाँ पर ध्यान रखें, मतलब देख रहे हैं। अच्छा, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं हल्के मत लीजिएगा। कई बार क्या होता है कि आप लोग इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर नहीं करना है। अब आते हैं यहाँ पर अगले पॉइंट पे। अब तक वे मुख्य सचिव के पद पर थे, जो कि वित्त विभाग के मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे, लेकिन अभी इन्हें पूरे राज्य का यानी प्रभार सौंपा गया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। केरल का इन्हें 50वां मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। आपको बता दूं कि उन्होंने 30 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त हुए मुख्य सचिव सरदा मुरलीधरन का स्थान लिया है। ठीक है, ये तो रही बात यहाँ पर केरल के संदर्भ में। लेकिन बिहार को लेकर जो एक्चुअली प्रश्न हमने पूछा है कि वर्तमान में बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा है, इनसे पहले इस पद पर थे ब्रजेश मेहरोत्रा। तो फिलहाल ये चीज़ें यहाँ पर बस इतना ध्यान आपको रखना है। आते हैं अगले 10वें प्रश्न पे। देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का पहला फ्लोटिंग घाट, अच्छा किस शहर में भारत का पहला फ्लोटिंग घाट का निर्माण किया जाएगा, यानी कि भारत का पहला तैरता हुआ घाट का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? तो अयोध्या में, अथवा विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, हालिया घोषणा के अनुसार भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या में बनाया जाएगा, जो कि सरयू नदी पर होगा। ये नदी भी इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न के दृष्टिकोण से। अब आपको बता दूं कि यह घोषणा राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के दृष्टिकोण से लिया गया है। अच्छा, यह घाट श्रद्धालुओं के लिए एक आधुनिक और सुरक्षित स्नान सुविधा प्रदान करेगा। राम मंदिर की जब शुरुआत हुई, उद्घाटन हुआ, इसके बाद से यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती गई। इसी चीज़ को लेकर यह फैसला लिया गया है। दरअसल अभी जो नदी किनारे घाट होते हैं, मतलब परंपरागत घाटों के ये विपरीत होंगे, जिसमें कि फ्लोटिंग स्नान घाट एक तैरती हुई संरचना होगी, जो कि नदी के जलस्तर के अनुसार वो अपने आप समायोजित होगी, वो ऊपर नीचे जाती जाएगी। अच्छा, इसी प्रकार की एक संरचना जो खास करके पटना में खासकर गांधी घाट है, वहाँ पर एक जो बोट लगती है, वहाँ पर आपने जरूर देखा होगा। बाढ़ के समय में वो ऊपर आ जाता है, ठीक है, और जब बाढ़ नहीं रहती है, मतलब पानी का जो जलस्तर है वो नीचे जाता है, तो वो भी धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है। इस प्रकार की संरचना आपने जरूर देखा होगा पटना में गांधी घाट पर, जो NIT के बगल में है, गंगा नदी के किनारे। ठीक है, तो फिलहाल ये बातें यहाँ पर हो रही है, ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है किसी तैरती हुई संरचना की, और ये भारत का पहला है। अच्छा, इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए एक जानकारी बिहार के संदर्भ में अभी हम देने वाले हैं, और ये प्रश्न ऑलरेडी आपके BPSC एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, उससे पहले ये ध्यान रख लीजिए, राम मंदिर की बात हुई थी, तो 22 जनवरी 2024 को इसका प्राण प्रतिष्ठा यानी कि अभिषेक समारोह के बाद राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, 22 जनवरी 2024 को, पिछले साल। अब यहाँ पर देखिए, बिहार के संदर्भ में एक्चुअली जो हम बात कर रहे थे, तो बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट कादिराबाद दरभंगा में स्थापित किया गया था, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट है। 4 एकड़ क्षेत्रफल में फैले इस प्रोजेक्ट को बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी बिरडा द्वारा तैयार किया गया। एक चीज़ यहाँ पर समझिएगा, जो एक्चुअली प्रश्न में पूछा गया था, एक्चुअली ये ध्यान रखना कि BPSC एग्जाम में तो पूछा गया, लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी बात है कि जो प्रश्न पूछा गया था वो किस प्रकार से पूछा गया था। देखिए, यहाँ पर प्रश्न था कि बिहार का पहला तैरता हुआ यानी कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है, और विकल्प जो दिया गया था, सारे विकल्पों में दरभंगा था। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो कादिराबाद दरभंगा एक विकल्प में था, फिर दूसरे विकल्प में दरभंगा का ही कोई स्थान था साइड में, फिर यहाँ पर दरभंगा भी लिखा हुआ था। इन द सेंस कि सारे विकल्प में दरभंगा था और वो प्रॉपर जगह का नाम था। तो जितने भी लोग ये पढ़े होंगे करेंट अफेयर्स में कि ये दरभंगा में बना है, अच्छा डिटेल में नहीं पढ़े होंगे, कादिराबाद नहीं मालूम उनको, तो चारों विकल्पों में दरभंगा देख के वो चौंक गए होंगे, क्योंकि जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो वो आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। कई बार होता क्या है, मैं आप लोगों में से देखता हूँ कई लोगों को करेंट अफेयर्स को वन लाइनर पढ़ना पसंद करते हैं, जो हमें मैसेज मिलता है एप्लीकेशन पे और व्हाट्सअप पे, जो वहाँ पर चैट वाला फीचर है वहाँ से, कि सर वन लाइनर में करंट अफेयर्स प्रोवाइड कीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूँ वो 100% कारगर साबित नहीं हो सकता है, वो एक बेहतरीन स्ट्रेटजी कदापि नहीं हो सकता है। करंट अफेयर्स को 30 मिनट ही समय देना है, मैं आपसे ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ।
30 मिनट प्रत्येक दिन आप मुझे समय दीजिए, मैं आपसे 100% वादा करता हूं कि एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से पढ़ेंगे तब। ये चीज़ें हमने आपको बतलाया भी बाकायदा, ये तमाम चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं उसमें आप देखिएगा, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए और करंट अफेयर्स के हमारे मटेरियल में देख लीजिएगा, वो आपको हूबहू मिल जाएगा उसी तरह का। रिसेंटली जो बीपीएससी एग्जाम आयोजित हुआ था, हमने आपको बताया भी था कि 3 प्रश्न हूबहू हमारे एग्जाम मतलब नोट से पूछे गए। मतलब हूबहू कहने मतलब क्या कि विकल्प भी मैच कर गया। विकल्प की बात कर रहे हैं, विकल्प कैसे मैच कर सकता है, ये आश्चर्यजनक बात है। और ये सारे क्वेश्चन मैं खुद तैयार करता हूँ और ये सभी चीज़ें न्यूज़ के माध्यम से तैयार होती है, ना कि कहीं से एकदम कॉपी पेस्ट। न्यूज़ पढ़ा जाता है, न्यूज़ के बाद मतलब पढ़ने के बाद जो कंटेंट होता है, जो मैटर होता है, उसके आधार पर ये चीज़ें खुद से लिखी जाती हैं। तो ये एकदम विकल्प मैच करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए थी। तो वो चीज़ें हमने आपको बतलाया था। आप बड़े बड़े कोचिंग चैनल पर या फिर जो संस्थान है उस पर भटकने मत जाइए, हज़ारों रुपये खर्चे मत कीजिए। यहाँ पर नॉमिनल सा चार्ज पर हम चीज़ें आपको उपलब्ध कराते हैं। आप यहाँ से अपनी प्रिपरेशन को बरकरार रखते हुए सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से यहाँ पे से होगा, किस अंतरिक्ष एजेंसी को हाल ही में अंतरिक्ष और प्रमुख आपदाओं के अंतर्राष्ट्रीय चार्टर का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका नाम क्या है? तो नाम हो जाएगा इसरो, जो कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है। आपको बता दूं कि भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चार्टर अंतरिक्ष और प्रमुख आपदाओं के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया या फिर चुना किया गया है। अच्छा, इसरो 6 महीने तक इस भूमिका में रहेगा, जो कि अप्रैल 2025 से शुरू है या फिर प्रभावी है। ये ध्यान रखिएगा, इस चार्टर की स्थापना जुलाई 1999 में ऑस्ट्रिया के वियना में हुई थी और भारत इस चार्टर का संस्थापक सदस्य राष्ट्र है। अच्छा, चार्टर जो है ये 17 सदस्य संगठनों के सहयोगी ढांचों के रूप में ये संयुक्त रूप से कार्य करता है। अभी इसका प्रमुख किसे चुना गया है? तो भारत को चुना गया अगले 6 महीने के लिए। अच्छा, इस चार्टर का काम दरअसल क्या है? ये ध्यान रखिए, यह चार्टर दुनिया में आने वाली आपदाओं के प्रबंधन के लिए पृथ्वी अवलोकन डेटा उपलब्ध कराता है। ये ध्यान रखिएगा, दुनिया में आने वाली आपदाओं के प्रबंधन के लिए पृथ्वी अवलोकन डेटा उपलब्ध कराता है। ये इसका एक प्रकार से लक्ष्य होता है। अब ये भारत को सौंपा गया है। अब यहाँ पर चूंकि इसरो की बात हो रही है, तो ये भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जिन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। अच्छा, वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष हैं, यानी कि जो इसरो के प्रमुख हैं, डॉक्टर वी नारायणन हैं, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी हमें मिल जाती है। आते हैं अगले 12वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा मधुसूदन साई, यानी कि विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है कि विश्व बैंक के स्प्रिंग 2025 गरीबी और समानता रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य गरीबी रेखा से बाहर आने वाले लोगों में सबसे अधिक 2/3 हिस्से में शामिल है? डिटेल में आपको हमने बतलाया है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अच्छा, जो जानकारी हम आपको टेस्ट सीरीज को लेकर दे रहे थे, आप यहाँ पर कंप्लीट वो रूपरेखा देख सकते हैं कि कौन कौन सा टेस्ट उपलब्ध कराया जाएगा इस कोर्स में। यही वाला कोर्स है जो कि आपको एप्लीकेशन से लेना है इस कूपन कोड के साथ। ध्यान रखेंगे कि ऑफर को एक्सटेंड करते हुए 4 मई तक इसकी डेडलाइन फिक्स किया गया है। 4 मई मध्यरात्रि तक आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हुए हमारे तमाम मटेरियल का 199 रुपये में केवल और केवल साल भर के लिए प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।